हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पैरामेडिकल और फार्मेसी डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन प्रोसेस के बारे में। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में बेटा मेडिकल, पैरामेडिकल और नर्सिंग फील्ड के अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन के लिए अलग अलग नियम हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं। हाँ, ये बात सही है कि आप में से बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता कि 12th के बाद कौन सा कोर्स करना सही रहेगा, कौन सा कोर्स करना सही नहीं रहेगा। कई बार बेटा हम लोग कोई ऐसे गलत कोर्स में दाखिला ले लेते हैं और जैसे ही उस कोर्स में एडमिशन लेते हैं 1 साल 2 साल बाद पता चलता है कि मैंने गलती कर दी, इसमें तो कोई स्कोप ही नहीं है, फिर मैंने क्यों प्रवेश लिया। इसलिए हर बच्चे को ये पता होना चाहिए कि आप बेटा 12th करने के बाद जिस भी कोर्स में प्रवेश लें उसके बारे में पहले ये पता कर लें कि उस फील्ड में गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं। पिछले 5 साल में कितनी सरकारी भर्तियां निकली है, कितने पद है उसके, है ना। ये सब कुछ पता होने के बाद ही कोई कोर्स करें बेटा। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि अभी एक हमारे उत्तर प्रदेश में फॉर्म निकला है, UPSMFAC 2026। आखिरकार पहले तो ये डिपार्टमेंट क्या है, और ये डिपार्टमेंट पैरामेडिकल डिप्लोमा करवाता है और इस डिप्लोमा के फॉर्म शुरू हो चुके हैं। आखिरकार ये फॉर्म आपको भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, इनमें कुछ स्कोप है कि नहीं। और अभी आज के टाइम में बेटा पैरामेडिकल डिप्लोमा को एलाइड एंड हेल्थ केयर बोलते हैं, अलाइड एंड हेल्थ केयर। तो वास्तव में पैरामेडिकल डिप्लोमा और साथ ही साथ फार्मेसी डिप्लोमा, इन दोनों के ही फॉर्म शुरू हुए हैं। ठीक है ना। हाँ जी, यहां मैं एक शब्द और ऐड करवा दूंगा, फार्मेसी डिप्लोमा। अब पहले तो मैं बात करूंगा कि इनमें कोर्स कौन कौन से हैं। पहले आपको यह तो पता होना चाहिए कि मैं जिन कोर्सेज की बात कर रहा हूं वो है कौन से। तो बेटा वो ये वाले कोर्स हैं। ये जो कोर्स है ना नीचे लिखे हुए, इनको तो बोलते हैं पैरामेडिकल डिप्लोमा। और पैरामेडिकल का अभी नाम क्या हो चुका है बेटा, पैरामेडिकल का नाम हो गया है अलाइड एंड हेल्थ केयर। क्या नाम हो चुका है, एलाइड एंड हेल्थ केयर। ठीक है कि नहीं, बिल्कुल जी। अब पैरामेडिकल डिप्लोमा में हमारे उत्तर प्रदेश में ये कोर्स है, नंबर 1 पर है DMLT। नंबर 1 पे कौन सा है बेटा, नंबर 1 पे DMLT, नंबर 2 पे DRT, नंबर 3 पे DOTT, और नंबर 4 पे है DDT, और नंबर 5 पे है DHIM। वैसे ये पैरामेडिकल में वैसे आता नहीं है, फिर भी आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में फार्मेसी के अंदर जो डिप्लोमा है उसको हम बोलते हैं डी फार्मा। तो टोटल ये 6 तरह के कोर्स हैं। कितने तरह के कोर्स हैं, 6 प्रकार के। अब बात बड़ी ये है कि ये 6 कोर्स कौन कर सकता है और इनमें से कौन सा कोर्स अच्छा है, बताता हूं। पहले ये कोर्स कौन कर सकता है ये बता देता हूं, ठीक है ना। ये कोर्स कौन कर सकता है ना। हाँ बेटा, अगर अपन बात करें कि भाई ये कोर्स कर कौन सकता है, तो देखिएगा बेटा, मैं कोर्सेज के सामने ही लिख दूं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये जो फार्मेसी कोर्स है ना, डी फार्मा, ये तो बेटा आपको पता होगा कि 2 वर्ष का डिप्लोमा है। ये 2 वर्ष का कोर्स है बेटा, और ये वो बच्चा कर सकता है जिसके 12th में या तो बायो है और या जिसके 12th में मैथ है। मैथ वाला भी कर सकता है और बायो वाला भी कर सकता है, लड़का भी कर सकता है और लड़की भी कर सकती है। क्लियर बात है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो कोर्स है वो ये पैरामेडिकल डिप्लोमा वाले। डिप्लोमा में सबसे लास्ट वाला जो कोर्स है ना, ये DHIM।
ये तो 12th आर्ट्स का बच्चा भी कर सकता है, कॉमर्स का बच्चा भी कर सकता है, साइंस का बच्चा भी कर सकता है। तो ये तो इस कोर्स का नाम भी बता देता हूं, नाम क्या है, फुल फॉर्म बता देता हूं। ये जो कोर्स है ना DHIM, इसे डिप्लोमा ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट बोलते हैं, डिप्लोमा इन हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है बेटा। हाँ, अब बाकी कोर्सेज में से जो DMLT है, ये केवल बायो के बच्चे कर सकते हैं, 12th बायो, मतलब PCB वाला बच्चा। यहां पर देख लो, DMLT को डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी बोला जाता है बेटा, ठीक है कि नहीं। ये देखिएगा, यहां पे अगर देखें डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी बोलते हैं इसको, और ये बायो ग्रुप के बच्चे कर सकते हैं। अब मैं वापिस आ रहा हूं, नेक्स्ट अपना जो कोर्स है वो है DRT, डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी। और ये कोर्स जो है भाई साहब, हाँ 12th बायो, ये भी बायो का बच्चा कर सकता है। अब है DOATT, डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया, वैसे इसे ऐसे भी लिखते हैं DAOT, है ना। हाँ, तो अब देखिए मेरे दोस्तों, डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ये वो कोर्स है जो 12th बायो ग्रुप का बच्चा भी और 12th मैथ वाला बच्चा भी दोनों कर सकते हैं। और अब है DDT, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, ये कोर्स भी केवल बायो वाला बच्चा कर सकता है। समझ में आई बात। तो बायो वाले बच्चों के लिए DMLT है, DRT है, DDT है, DOTT है। बायो वालों के लिए तो ये 5 और 1 6, ये 6 के 6 कोर्स बायो के बच्चे तो कर ही सकते हैं। मैथ के बच्चे कौन कौन सा कर सकते हैं भाई? मैथ का बच्चा DOTT कर सकता है, DHIM कर सकता है और फार्मेसी कर सकता है ना। हाँ, बायो के बच्चे तो ये सारे ही कर सकते हैं, बायो का लड़का हो चाहे लड़की हो, ये सारे कोर्स कर सकता है। और मैथ का जो बच्चा है वो एक D फार्मा, एक DHIM और एक DOTT। ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बच्चों, तो इतनी बात तो चलो समझ में आ गई, बाकी ये बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए ये कोर्सेज हैं सारे के सारे। अब एज लिमिट इन सब के लिए बता दूं क्या आयु सीमा है ना। तो ज्यादातर जो ये कोर्सेज है ये किसके लिए हैं बेटा? बायो के बच्चों के लिए, यानी PCB के लिए। जबकि कुछ ऐसे कोर्स हैं जो मैथ के लिए भी हैं, कुछ PCM वाले बच्चों के लिए भी कोर्स है, ठीक है ना। और एक कोर्स जो है वो आर्ट्स वाले बच्चों के लिए भी है। एज लिमिट, मिनिमम उम्र आपकी 17 साल होनी चाहिए। 17 से लेकर भले ही आप 50 साल तक के हो या इससे ऊपर भी हो तो भी आप ये कोर्स कर सकते हो। आपकी जन्म तिथि भले ही 1/1/1980 से लेकर 31/12/2009 तक है ना, तो आप ये कोर्स कर सकते हो, ठीक है ना। लड़का हो चाहे लड़की हो, है ना, और यूपी के हो चाहे अदर स्टेट के हो, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में पहले यूपी के बच्चों को प्रायोरिटी है, तो यूपी के बच्चे ही यहाँ पे फॉर्म भरेंगे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। यूपी स्टूडेंट, या तो यूपी के स्टूडेंट हो या अदर स्टेट के हो, तो आपने 10th 12th यूपी से की है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। अगर कोई अदर स्टेट का बच्चा है और उसने 10वीं 12वीं यूपी से की है तो वो फॉर्म भर सकता है। और दूसरा, अगर यूपी का बच्चा है तो वो फॉर्म भर सकता है। यूपी के बच्चे ने भले यूपी से 10वीं 12वीं की हो, भले ही दूसरे राज्य से की हो, तो भी आप फॉर्म लगा सकते हो, ठीक है। इन दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म लगेगा कि एक साथ? फॉर्म तो एक साथ ही लगेगा। काउंसलिंग जब होगी ना, तब आपको जो भी कोर्स करना हो उसे सेलेक्ट कर देना, ठीक है ना। हाँ, अब बारी आती है स्कोप की। स्कोप से पहले मैं फॉर्म की डेट बता दूं आपको। फॉर्म भरने की डेट क्या है? फॉर्म भरने की डेट 13 जुलाई से लेकर के 10 अगस्त तक है। 13 जुलाई 2026 से लेकर 10 अगस्त 2026 के बीच ये फॉर्म आप भर सकते हैं। और कौन सी वेबसाइट पर? www.upsmfac.org।
इन कोर्सेज की ड्यूरेशन होती है 2.5 वर्ष की, 2 वर्ष और 6 महीना, है ना। ये इन कोर्स की ड्यूरेशन है। ये जितने भी डिप्लोमा है, आप इनमें से कोई एक ही कोर्स कर सकते हो। फॉर्म तो सबके लिए एक साथ भरा जाएगा, लेकिन कोर्स केवल एक ही कर सकते हो। और ये कोर्स है 2 वर्ष का फार्मेसी वाला, ठीक है ना। लेकिन सच्चाई मैं बता देता हूं जो आप किसी को पता नहीं है। सच्चाई ये है बेटा कि इन पूरे में से केवल 2 ही कोर्स में स्कोप है। बाकी कोर्सेज में तो गवर्नमेंट की भर्तियां तक नहीं है। आप खुद देख लेना, पता कर लेना। और 2 में भी अगर बात करें तो एक में ज्यादा स्कोप है, ये वाला। ज्यादा तो क्या है, मतलब आज के टाइम में मेडिकल फील्ड में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट भर्ती है नर्सिंग फील्ड के अंदर। अगर हम देखते हैं ओवरऑल तो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट नौकरी निकलती है बीएससी नर्सिंग में। नंबर 2 पर भर्तियां निकलती है जीएनएम नर्सिंग में। नंबर 3 पर सरकारी भर्तियां निकलती है बेटा एमबीबीएस वाले बच्चों के लिए। और नंबर 4 पर जो गवर्नमेंट जॉब निकलता है वो पैरामेडिकल के लिए है, ठीक है ना। हाँ जी, तो मेरे प्यारे बच्चों, पैरामेडिकल में ये एकमात्र ऐसा कोर्स है जो ज्यादा ठीक है। अगर किसी को करना हो तो यही करना, और इसमें दाखिला ना मिले तो ये कर लेना। अगर इसको इन दोनों के अलावा कहीं नहीं है भाई, फार्मेसी तो लोग कितने लोगों ने किया हुआ, लाखों लोग करके बैठे हैं फार्मा, ठीक है कि नहीं। हाँ, अब देखिएगा मेरे दोस्तों, फिर भी अगर मैं प्रायोरिटी दूंगा तो फिर 3 नंबर पे फार्मेसी को दे सकता हूं। 1 नंबर डीएमएलटी, 2 नंबर अच्छा कोर्स डीआरटी, 3 नंबर फार्मेसी। अब देखो बच्चों, ये मैंने बोला भी है, अगर किसी को ये कोर्स करना हो तो बेटा या तो ये करना, इसमें दाखिला ना मिले तो ये कर लेना डिप्लोमा इन रेडिएशन वाला, और इसमें दाखिला ना मिले तो डी फार्मा कर लेना, ठीक है भाई। बिल्कुल जी, डी फार्मा करके आप अपना मेडिकल ओपन कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, और बाकी इसमें गवर्नमेंट जॉब आपको ही पता है बेटा है नहीं। सरकारी भर्तियां कभी कभार आती भी है तो बहुत कम आती है फार्मासिस्ट की। लाखों लोगों ने ये कोर्सेज कर रखे हैं पहले से ही। डीएमएलटी ये एक ऐसा कोर्स है जो हॉस्पिटल की लैब होती है, लैब में जो असिस्टेंट होते हैं, जो सहायक है ना, जहाँ ब्लड चेक होता है, यूरिन चेक होता है, वहाँ ये लोग काम करते हैं। और डीआरटी जहाँ एक्सरे होता है ना बच्चों, हॉस्पिटल में एक्सरे सीटी स्कैन, वहाँ पर जो लोग काम करते हैं वो ये डीआरटी वाले होते हैं। मतलब इनको असिस्टेंट के तौर पर ज्वाइनिंग मिलती है, बाकी तो इनके ऊपर डिग्री वाले होते हैं। वहाँ जो मेन अधिकारी होते हैं वो तो डिग्री वाले होते हैं, BRIT और BMLT वाले, ठीक है ना। हाँ, अब मेरे दोस्त, क्योंकि इन पैरामेडिकल में डिग्री भी होती है, डिप्लोमा भी होता है, दोनों तरह की चीजें होती है। अब बच्चों देखिए, देखें, अब बात करते हैं फॉरम के फीस की, ठीक है ना। फॉरम फीस की बात कर रहे हैं। फॉरम की फीस भाई बहुत ज्यादा है। फॉरम की फीस इतनी ज्यादा है जितनी, मतलब बीएससी नर्सिंग के कोर्सेज में जब बच्चा बायो का फॉरम भरता है उनके बराबर फॉरम की फीस है। ये किसी भी एंगल से सही है ही नहीं, है ना। गवर्नमेंट कॉलेजों में प्रवेश के लिए, और वो भी पैरामेडिकल कोर्स, डिप्लोमा कोर्सेज के लिए इतनी फॉरम फीस कभी नहीं होती है। जनरली 200 रुपए या 400 रुपए, मतलब 1000 रुपए के अंदर अंदर फॉरम की फीस होनी चाहिए। लेकिन ये लोग कितनी ले रहे हैं आप खुद ही देखो। आवेदन, काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन शुल्क कितना लग रहा है भाई, जनरल और ओबीसी के बच्चों का, है ना। हाँ, 2000 रुपए, और SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों का 1500 रुपए, और ऑनलाइन काउंसलिंग शुल्क 500 रुपए। मतलब आप यूं समझ लो 2500 रुपए जो हैं वो लगेंगे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, और 2000 के आसपास लगेंगे SC ST वालों के लिए। अभी लगभग आपके ये लगेंगे 500 रुपए बाद में लगेंगे काउंसलिंग के समय, और ये वापस नहीं मिलेगा। आवेदन और काउंसलिंग पंजीकरण शुल्क जमा कराने के बाद किसी भी स्थिति में वापस नहीं मिलेगा। कॉलेज मिले भले ही ना मिले, ये इनकी
सरकार मतलब आपके जेब से पैसा निकाल रहा है और अपने जेब में डाल रहा है। ये बहुत ज्यादा शर्मनाक भी है कि डिप्लोमा कोर्स की इतनी फीस ले रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा गलत है, बहुत ही गलत है। ये 200 रुपये और 150 रुपये होने चाहिए थे। अब इसके बाद में तो ये बेटा पैरामेडिकल के डिप्लोमा है, एक बार फिर से देख लो, इनका फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है। आर्ट्स के बच्चों के लिए कौन सा कोर्स है सर? डिप्लोमा ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। और ये सारे 2.5 साल के कोर्स है। मैं तो भाई सच्चाई बताऊं ना, मेरी अगर बात मानो तो सुन लो मेरी बात, मैं तो कह रहा हूं इनसे ज्यादा अच्छा कोर्स है जीएनएम। भाई जीएनएम भी तो 3 साल में हो ही जाता है। 2.5 साल आप इधर लगाओगे तब तक जीएनएम कर लेना, ज्यादा बढ़िया है ना? मैं तो सही कह रहा हूं। अगर आपको पैरामेडिकल में अगर प्रवेश मिल जाए तो ये वाला कोर्स कर लेना, ये डीएमएलटी। अगर डीएमएलटी में मिल जाए तब तो फिर भी ठीक है भाई, है ना? या डीआरटी में मिल जाए तो नंबर 2 पे डीआरटी, नहीं तो इनसे फिर बढ़िया जीएनएम है। समझ में आई बात? और जीएनएम के लिए एक फॉर्म निकलता है यूपी गेट का, हर साल एंट्रेंस एग्जाम होता है, नॉर्मल टेस्ट ही होता है, वो कोई ज्यादा हार्ड नहीं होता है, यूपी गेट के नाम से होता है ना? हाँ। अब बच्चों इनमें सर क्या सिस्टम है, मतलब एडमिशन का प्रोसेस क्या रहता है वो बताओ, वो बताता हूं बेटा। हाँ, अगर अपन एडमिशन प्रोसेस की बात करें कि एक बच्चे को प्रवेश कैसे मिलता है सर, तो प्रवेश की बात करूं तो सबसे पहले आप अभी फॉर्म भरोगे, 10 अगस्त तक आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म जैसे ही फिल कर दिया, फॉर्म जब सारे बच्चे फिल कर देंगे ना, इसके बाद एक मेरिट लिस्ट आएगी। क्या आएगी? मेरिट लिस्ट। लगभग कब तक आती है सर? आप यूं समझ लो 20 से 30 अगस्त के बीच में मेरिट लिस्ट आती है इसकी। अब मेरिट लिस्ट आने के बाद क्या होगा? मेरिट लिस्ट आने के बाद काउंसलिंग का शेड्यूल जारी होगा, जिसमें 3 राउंड की काउंसलिंग होती है, राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड और राउंड थर्ड। और इस काउंसलिंग के दौरान आपको सीट अलॉट होती है, काउंसलिंग के दौरान आपको चॉइस भरनी होती है। काउंसलिंग के दौरान जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उसके लिए चॉइस फिल करना होता है। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल। जिस भी आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है, और ये जो यूपीएसएमएफएसी है ना बेटा, इसके द्वारा पैरामेडिकल के गवर्नमेंट कॉलेज और फार्मेसी के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए ये फॉर्म है, ध्यान रखना, ये गवर्नमेंट कॉलेजों में प्रवेश के लिए फॉर्म है। ठीक है? अब देखो इसके बाद बेटा, अब देखो तो काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग होगी, पहले फॉर्म भर दोगे, फॉर्म भरने के बाद एक मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट के बाद बेटा काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में आप क्या भरोगे? चॉइस भरोगे। आप सबसे पहले राउंड में चॉइस भरोगे, उसमें अगर कॉलेज नहीं मिला तो राउंड 2 में भरोगे, उसमें नहीं मिला तो राउंड 3 में भरोगे। और ये काउंसलिंग लगभग सितंबर में होगी। कब होगी बेटा? सितंबर 2026 में होगी। तो सर काउंसलिंग की भी कोई फीस है क्या? हाँ बेटा, काउंसलिंग की फीस मैंने बता ही दिया ना, 500 रुपये है, और 5,000 रुपये है सिक्योरिटी की फीस। काउंसलिंग की चॉइस भरने की फीस है 5,000 रुपये, 5,000 रुपये इसकी सिक्योरिटी फीस है बेटा, सिक्योरिटी फीस है ना? बिल्कुल। लेकिन वो जो सिक्योरिटी फीस है, अगर आपको सीट मिलती है तब तो कॉलेज की फीस में जमा हो जाएगी, और अगर सीट नहीं मिलती है तो आपको रिफंड हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक सिस्टम है बेटा, क्या? अगर आपको सीट मिल गई फिर आपने ज्वाइन नहीं की या उस सीट को छोड़ दिया तो फिर ये 5,000 रुपये जब्त हो जाएंगे, ये इनका रूल है। ठीक है ना? बिल्कुल बेटा। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई। तो सर काउंसलिंग के समय जो कॉलेज मिलेगा वो किस आधार पे मिलेगा? वो बेटा 12th के परसेंटेज बेस पे मिलेगा, इसमें प्रवेश परीक्षा नहीं होती है, 12th के परसेंटेज के अनुसार। तो यहां जो सीट मिलती है वो 12th के परसेंटेज के अनुसार मिलती है।
आप यूं समझ लो कि जो बच्चे 90% से ऊपर वाले हैं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में, उनके लिए गवर्नमेंट कॉलेजों का चांस ज्यादा है। और एससी एसटी के बच्चे जो 85 से ऊपर परसेंटेज के हैं उनके लिए संभावना ज्यादा है। हो सकता है 90 से 1-2% नीचे भी कट ऑफ आ सकती है ना, फिर भी अप्रोक्स में बता रहा हूं। फिर भी आप यूं समझ लो 85 से ऊपर अगर आपके परसेंटेज है तो आप अगर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं या 80 से ऊपर परसेंटेज वाले अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है ना। हाँ, अब देखो बच्चों, इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई सर। अब सर फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे? डॉक्यूमेंट अभी जब आप फॉर्म भरोगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे बेटा? और देखो, फॉर्म में किसी भी तरह का एडिट नहीं होगा, तो फॉर्म सही से भरवाना हो खुद पास में बैठ करके। आवेदन पत्र भरने से पहले अभ्यर्थी के पास क्या क्या होना चाहिए? 10वीं का प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 पे आपके पास होना चाहिए 12वीं का प्रमाण पत्र। ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे आ जाओ, है ना। हाँ हाँ, अब देखिएगा, 12वीं का प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। नंबर 3 पर आपके पास में ओबीसी या एससी या एसटी या ओके या ईडब्ल्यूएस या फिजिकली कोई हैंडीकैप्ड बच्चा है या स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के सदस्य, फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट या भूतपूर्व सैनिक श्रेणी, इनमें से कोई भी श्रेणी से आप बिलोंग करते हो तो आपके पास में इन श्रेणी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। मतलब आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। हाँ ओके, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है ना बेटा, जाति प्रमाण पत्र, और वो भी आपके नाम का। इसके बाद में बेटा नंबर 4 पर जो डॉक्यूमेंट चाहिएगा वो आपका नया फोटो चाहिएगा, पासपोर्ट साइज का, और फोटो के नीचे आपका नाम होना चाहिए और फोटो खिंचवाने की डेट होनी चाहिए। फोटो ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और फोटो एकदम क्लियर, चेहरा क्लियर, और इस तरह का चश्मा भी लगा हुआ नहीं होना चाहिए। चश्मा लगाते हो चश्मा हटा करके फोटो खिंचवाना, और कोई भी कैप टोपी लगा करके या गमछा गले में डाल के ऐसा फोटो मत खिंचवाना। इसके बाद नंबर 5, अब देखो इन्होंने कहा है फोटो 1 मार्च 2026 से पहले का नहीं होना चाहिए। 1 मार्च 2026 से पहले का है तो आप नया खिंचवा लो, ठीक है कि नहीं। हाँ, अब इसके बाद नंबर 6 पर आपके साइन भी अपलोड होंगे, है ना, साइन व्हाइट पेज के ऊपर आपको इंग्लिश में अपना नाम लिखना है और वो अपलोड होगा, ठीक है कि नहीं। बस ये 6 चीजें फिर से देख लो, पहला 10वीं की मार्कशीट, फिर 12वीं की मार्कशीट, फिर जाति प्रमाण पत्र 4 नंबर पे आपका फोटो और 5 नंबर पे आपका साइन, बस ये 5 चीजें। और फॉर्म में किसी भी तरह का एडिट नहीं होगा और फॉर्म इस वेबसाइट पे भरा जाएगा, UPSMFAC, इसे यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी के नाम से भी जाना जाता है ना। कंबाइन एलाइड एंड हेल्थ केयर सिलेक्शन प्रोसेस 2026-2027। अब मैं आपको लेके चलूंगा इस वेबसाइट पे, ठीक है ना बेटा। और आप देख लीजिएगा, अभी फॉर्म भरा जा रहा है और फॉर्म भरे जाने के बाद क्या होगा, काउंसलिंग होगी, है ना। अभी तो 10 अगस्त तक फॉर्म भरा जाएगा, फिर मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट आने के बाद काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के अंदर बेटा 500 रुपए काउंसलिंग का क्या लगेगा, आपका शुल्क लगेगा। और इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा जैसे ही आपको सीट अलॉट हो जाएगी, है ना, तो उससे पहले जब आप काउंसलिंग कराओगे, जब आप कॉलेज की चॉइस भरोगे, तो अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि तक सिक्योरिटी फीस 5000 ऑनलाइन जमा करवानी होगी, ठीक है कि नहीं। हाँ, अब देखिएगा मेरे दोस्तों, और उसका फीस जो है, जिन अभ्यर्थियों द्वारा सिक्योरिटी फीस जमा नहीं की जाएगी वह चॉइस फिलिंग हेतु अर्ह नहीं होंगे, यानी आप चॉइस नहीं भर पाएंगे, ठीक है ना। हाँ, और अगर सीट आपको नहीं मिलती है तो सिक्योरिटी फीस वापस हो जाएगी। और सीट देखो, जिन अभ्यर्थियों को सीट आवंटन के बाद आवंटित कॉलेज में प्रवेश नहीं लिया जाता है तो इस दशा में उनकी जमा की गई सिक्योरिटी फीस जब्त कर ली जाएगी।
मतलब कॉलेज मिल गया फिर भी आपने कॉलेज ज्वाइन ही नहीं किया, तो ये लोग सिक्योरिटी फीस आपकी जब्त कर लेंगे। ठीक है भाई, बिल्कुल। और एक बात मैं जरूर बोलूंगा, आप में से काफी ऐसे बच्चे भी होंगे जो बायो के हैं, है ना, और जिनको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है। बेटा देखो, अगर आपका सपना नर्सिंग अधिकारी बनना है, आपका सपना है कि सर हम एक ऐसा कोर्स करें कि हमें तुरंत या तो गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, है ना, या हमें स्कोप मिल जाए तुरंत, तो एक ही ऐसा कोर्स है पूरे उत्तर प्रदेश में जिसका नाम बीएससी नर्सिंग है। 3.5 साल इस कोर्स में पढ़ाई चलती है, 6 महीने की लास्ट में इंटर्नशिप होती है। 4 साल में आपके पास डिग्री आ जाएगी, रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, प्रमाण पत्र आ जाएगा। और इसमें एडमिशन के लिए हमारे उत्तर प्रदेश में यूपी सीनेट के नाम से प्रवेश परीक्षा होती है बेटा। अगर आप यूपी सीनेट 2027 की तैयारी करना चाहते हो और आपके 12th में बायो सब्जेक्ट है, भले ही आपके बेटा 12th में 45% है, चाहे 40% है, चाहे 60% है, चाहे 70 है, चाहे 90 है, क्योंकि 12वीं में कितने भी परसेंटेज हो वो मायने नहीं रखता है। यूपी सीनेट में जो नंबर आएंगे उन्हीं नंबरों से प्रवेश होगा। ठीक है कि नहीं बेटा? तो आप आज से ही तैयारी में लग सकते हैं। जून 2027 के अंदर इसका एग्जाम होगा। इसका फॉर्म जो है यूपी सीनेट का वो लगभग मार्च में आता है, मार्च में फॉर्म आएगा। और इसकी तैयारी के लिए ये अटल बैच है, ये ऑनलाइन बैच है ना, और ये अभी शुरू हुआ है, इसमें अभी क्लास शुरू हो चुकी है। और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में इसकी प्रवेश परीक्षा होती है, और अपन भी दोनों मीडियम में इस अटल बैच में पढ़ाते हैं। आप विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके आज ही इस कोर्स को ज्वाइन कर लो। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, आप इन नंबरों पे फ़ोन भी कर सकते हो। इसी तरह से अगर आप जीएनएम कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो बेटा, या तो आप या आपका कोई भाई बहन रिश्तेदार जिसको जीएनएम कोर्स में प्रवेश लेना है, तो अपने उत्तर प्रदेश के अंदर बेटा जीएनएम में एडमिशन के लिए यूपी गेट के नाम से एंट्रेंस एग्जाम होता है। और अगर आप अगले साल यूपी गेट का एग्जाम देकर के एडमिशन लेने का सोच रहे हो, तो ये वरदान बैच ज्वाइन कर सकते हो विजय एजुकेशन ऐप में। इसकी फीस भी अभी आपकी 790 रुपये लग रही है। 790 रुपये में 12 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको ऑनलाइन बैच मिल रहा है। यूपी सीनेट का बैच भी 790 में ही मिल रहा है। अब देखो बच्चों, और इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डीएमएलटी और डीआरटी में एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन उन्हें कॉलेजों में प्रॉपर क्लास नहीं मिलती, कॉलेजों की क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है वो समझ ही नहीं आता। तो डीआरटी डीएमएलटी फर्स्ट ईयर की पढ़ाई भी विजय एजुकेशन ऑनलाइन करवाता है। अब बेटा देखो, मैं वापस मुद्दे पर आ रहा हूं। अब हमारा मुद्दा यह है कि सर हमें फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। ठीक है ना बेटा, देखो सबसे पहले आपको तय करना है कि आपको इस कोर्स में एडमिशन लेना है कि नहीं लेना। आपका सपना इस फील्ड में जाने का है या नहीं है। अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे फील्ड में जाएं जहां बहुत ज्यादा रोजगार हो, हम बिल्कुल बेरोजगार ना रहें, भले ही सरकारी नौकरी ना भी मिले ना, तो हम खुद का भी सेटअप लगा लें, तब तो आप बच्चों कोर्स करना बीएससी नर्सिंग। और अगर बाय द वे बीएससी नर्सिंग आप नहीं भी करते हो, तो फिर नंबर 2 पे आप करना जीएनएम, है ना। फिर नंबर 3 पर इस तरह के कोई कोर्स कर सकते हो आप। ठीक है ना, बिल्कुल। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, और अगर इनमें भी आप कोर्स करते हो तो मैंने आपको बता ही दिया है कौन सा कोर्स करना है आपको, या तो डीएमएलटी या डीआरटी। ठीक है कि नहीं बेटा? बिल्कुल जी। और इनमें अगर ना हो तो फिर लास्ट है फार्मेसी। तो बेटा हाँ, अब देखो बच्चों, अब मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूं। UPSMFAC ये है हमारी वेबसाइट, है ना। हाँ, और ये जो फॉर्म है ना बेटा, ये गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन के लिए फॉर्म है, ध्यान रखना। ठीक है, बिल्कुल। तो ये फॉर्म है, आप जैसे ही ये वेबसाइट ओपन करोगे, वेबसाइट ओपन करते ही ये हमने वेबसाइट खोल दी। वेबसाइट खोलते ही नीचे आपको इस तरह का नोटिफिकेशन दिखेगा। देखो, संयुक्त सहबंध एवं स्वास्थ्य देख रेख एवं डिप्लोमा इन फार्मेसी प्रशिक्षण हेतु प्रवेश प्रक्रिया CASSP 2026-27 ऐसे लिखा हुआ दिखेगा, है ना। हाँ, इंग्लिश में इसे बोलते हैं कंबाइन एलाइड एंड हेल्थ केयर एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी ट्रेनिंग
एंड एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, बिल्कुल। अब इधर देखो, देखें यहाँ दो चीजें आपको दिख रही है क्या। एक तो बेटा आपको यहाँ पे प्रोस्पेक्ट दिख रहा है, एक अप्लाई हियर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आप अप्लाई हियर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो इस तरह से फॉर्म भरने का आपके सामने लिंक खुलेगा। ठीक है कि नहीं भाई, बिल्कुल जी। ये देखो आप, तो पहले यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना होगा बेटा। और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे, है ना, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे ना बेटा, अब देखो रजिस्ट्रेशन में आपको अपना फर्स्ट नेम, जैसे मेरा नाम विजय है, विजय कुमार है, तो फर्स्ट नेम में विजय लिखना है, लास्ट नेम में कुमार लिखना है। अगर आपका नाम है विजय कुमार सैनी तो विजय कुमार सैनी। अगर आपका नाम केवल प्रिया है तो यहाँ फिर प्रिया लिख देना फर्स्ट नेम में, फिर मिडिल नेम लास्ट नेम में कुछ नहीं लिखना। ओके, बिल्कुल। अब फिर पिताजी का नाम लिखना है, माताजी का नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ कन्फर्म करनी है, और इसके बाद में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिखना है आपको। और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपकी खुद की लिखना, उस पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल देना। फिर यहाँ कैप्चा पे क्लिक करना, ये कैप्चा डाल देना और सबमिट कर देना। सबमिट करते ही आपका क्या कंप्लीट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ लॉगिन वाला बटन दबाओगे आप, तो अब आपके पास में एक पासवर्ड आएगा, है ना, और आईडी आएगी आपके पास। वो आईडी पासवर्ड यहाँ डालनी है, फिर यहाँ कैप्चा डालना है और लॉगिन वाला बटन दबाना है। अब लॉगिन वाला बटन दबाते ही आपका पूरा फॉर्म खुल जाएगा। अब जो फॉर्म खुलेगा ना बेटा, उस फॉर्म में आपसे क्या पूछा जाएगा। अब जो फॉर्म खुलेगा ना बेटा, उस फॉर्म में आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे अलग अलग चीजें पूछी जाएगी। देखो मैं आपको बता भी देता हूं। हाँ जी, अब ये देखिएगा। हाँ हाँ, अब जैसे ही आपने लॉगिन किया बेटा, लॉगिन करते ही पहले अब आपको कैटेगरी भरनी है, आपकी कैटेगरी कौन सी है, ठीक है ना। फिर आपको एड्रेस भरना है अपना, फिर आपको 10th 12th की डिटेल भरनी है, कितने क्या परसेंटेज है वो भरने हैं। फिर आपका फोटो, साइन और डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, और फिर फॉर्म की फीस पे होगी। फीस पे होते ही आपको प्रिंट लेना है, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान रखना। और जो भी डॉक्यूमेंट आपके जो है ना बेटा, वो मैंने पहले ही बता दिया, रंगीन फोटो होना चाहिए आपके पास, और फोटो का पीछे का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। इसके अलावा आपका जाति प्रमाण पत्र, और देखो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के जो बच्चे हैं, इनका जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए, पहले का नहीं चलेगा। इसी साल का अप्रैल या अप्रैल के बाद का होना चाहिए। SC ST के बच्चों का पुराना जाति प्रमाण पत्र चल जाएगा। और देखो जाति प्रमाण पत्र स्टेट वाला होना चाहिए, सेंट्रल वाला नहीं। हाँ, जनरली आप जो बनाते हो वो स्टेट का ही बनता है। हाँ, स्कैन साइन आपको अपलोड करना ही है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और मार्कशीट भी रंगीन मार्कशीट स्कैन करके अपलोड करनी है, ध्यान रखना। और बाकी जाति प्रमाण पत्र तो हो ही चुका है। हाँ, मूल निवास प्रमाण पत्र अगर आपसे मांगा जाता है तो अपलोड करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फिर भी मूल निवास प्रमाण पत्र भी आप अपने पास में संभाल के रखना, ठीक है कि नहीं। हाँ, और बाकी जानकारी फॉर्म फाइनल सबमिट करो उससे पहले पूरी जानकारी चेक कर लेना बेटा, कोई गलती मत करना, इस बात का पूरा ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ, और बाकी तो अपना एड्रेस भरोगे, और बाकी आप क्वालिफिकेशन डिटेल भरोगे, 10वीं 12वीं की डिटेल पूरी व्यवस्थित भरनी है। और बाकी और कुछ और डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, फोटो साइन अपलोड करोगे, और लास्ट में फॉर्म सबमिट कर दोगे। और उसके अलावा एक अनुभवी कंप्यूटर सेंटर से ही भरवाना, लास्ट में आपको फीस पे करनी होती है, ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। और तो कुछ भी विशेष चीज है नहीं। हाँ, और जो फोटो है ना बेटा, जो आप फोटो फॉर्म में लगाते हो, उस तरह के 10 फोटो प्रिंट लेकर के अपने घर पे रख लेना, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल जी बिल्कुल। और बाकी इसकी काउंसलिंग में मैं पूरी हेल्प आपकी जरूर करूंगा, इतना मैं भरोसा दिलाता हूँ, ठीक है ना। लेकिन सारे लोग फॉर्म मत भरना बेटा, जिनको वास्तव में ये कोर्स करना है वही भरना, क्योंकि फालतू में फॉर्म की 2-2 ढाई हजार रुपये फीस देने का कोई मतलब नहीं है। आप पहले से अगर BSc नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो तो फिर उसी की तैयारी करना। आप पहले से ही मान लो GNM की काउंसलिंग करा रहे हो या GNM की तैयारी कर रहे हो तो फिर उसी की करना, ठीक है कि नहीं। हाँ, तो बस यही कहना चाहता हूँ। और बाकी इसमें कॉलेज कौन कौन से हैं, सीटें कितनी हैं, सीटें चलो बता देता हूँ। इसमें टोटल बहुत ज़्यादा इसमें सीटें नहीं है बेटा,
इसमें बस 1 मिनट चल रहा हूं, ठीक है, 1 मिनट। हाँ जी, अब देखो देखें, देखो देखें, देखो देखें, देखो देखें, यहां पर आपको बताते हैं कि कौन कौन से आपके कॉलेज है, क्या है। ये देखो, ये आपकी सीटें हैं भाई साहब। हाँ, यहाँ पे अब देखो, तो जो डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर है, इसमें 710 सीट है। कितनी? 710। और ये 2.5 महीने का कोर्स है बेटा। फिर है डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी एंड टेक्नोलॉजी यानी DRT, इसमें कितनी सीटें हैं? 90 सीट है। इसके बाद है डिप्लोमा इन डायलिसिस, इसमें 135 सीट है बेटा। इसके बाद है डिप्लोमा ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इसमें 70 सीट है। इसके बाद में डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, इसमें 1120 सीट है। फिर है डिप्लोमा इन फार्मेसी, इनमें 300 सीट है। अब इसमें क्या है, कट ऑफ 90 से ऊपर रहती, मैं तो सही कह रहा हूं। अब क्या है ना, सोशल मीडिया पे आप बहुत सारे वीडियो देखोगे, यूट्यूब पे सब लोग भर भर के फॉर्म भरोगे। 70% वाला भी फॉर्म भरेगा, 60% वाला भी भरेगा, है ना। लेकिन आपको पता है सीट ही नहीं है ना इतनी। अगर सीट 10,000 होती, 8,000 होती, 9,000 होती, तब तो चलो एक बात है कि हाँ 70% वाले का भी हो जाता। यहाँ तो सीट भी 2,000 ही नहीं है पूरी व्यवस्थित। अब एनेस्थीसिया और ऑपरेशन थिएटर में है सबसे ज्यादा, और DMLT में है ना। हाँ जी, बाकी तो कुछ सीटें ही नहीं है। ले दे के मैक्सिमम सीट कितनी है? यही कोई 2,000 सीट है ना। तो इनमें आपको पता ही है कि 90% से ऊपर वाले बच्चों का होता है एडमिशन, मैक्सिमम 85, है ना। हाँ, अब फालतू जो 50-55% के बच्चे हैं, वो 2-2 हज़ार रुपए क्यों दोगे गवर्नमेंट को? सरकार फॉर्म के पैसे लेके बैठ जाएगी, सीधा सा सिस्टम है। जबकि गवर्नमेंट को नियम ये रखना चाहिए कि जो बच्चा फॉर्म भरे और जिसका एडमिशन ना हो तो उसकी फीस रिफंड होनी चाहिए, कायदा ये होना चाहिए। क्योंकि 2,500 हज़ार 2-2 हज़ार फॉर्म की फीस कोई मतलब ही नहीं है। और बाकी इसकी फीस कितनी है? कॉलेज की फीस, कॉलेज की फीस बेटा 24,000 रुपये तो है पढ़ाई का खर्चा। बाकी अगर आप हॉस्टल में रहोगे तो हॉस्टल का खर्चा लगेगा भाई। हॉस्टल में 1 महीने का गवर्नमेंट हॉस्टल में 3,000 3,500 लगता है, तो लगभग 37,000 से 40,000 हॉस्टल में लगते हैं। ठीक है, बाकी किताबों के है, छोटे मोटे फॉर्म के हैं, वो और फीस लगती है। ठीक है ना। हाँ, अब इसके कॉलेज कौन कौन से हैं? तो ये कॉलेज है बेटा, जैसे एक अमेठी का कॉलेज है, इसमें पैरामेडिकल कोर्स है। बहराइच में है, फतेहपुर में है, फिरोजाबाद में है, हरदोई के अंदर है, जौनपुर है, पीलीभीत है, प्रतापगढ़ है, गोरखपुर है ना, RML है, और GSVM है, और अम्बेडकर नगर है। इसके बाद 12 के बाद में 13 आजमगढ़ है, बदायूं है, आपका जालौन है, कन्नौज है, और कानपुर है। वैसे इसके बाद में जो कानपुर का कॉलेज है, JK कैंसर, इसमें तो रेडियोथेरेपी एक ही कोर्स है भाई, ध्यान रखना। इसके बाद में KGMU है। अब KGMU में कोर्स कौन कौन से हैं वो देख लो। अब फालतू में आपको कंफ्यूज कर देगा कोई कि अरे KGMU के अंदर आओ और फार्मेसी में एडमिशन पाओ। अब KGMU फार्मेसी करवाता है कि नहीं करवाता? देखो, डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया है, डिप्लोमा इन डायलिसिस, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी, और डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी। सीटें कितनी है वो भी देख लो, 30 और 40 और ये 100 और 130, 130 सीट है KGMU में। KGMU में पिछले साल की कट ऑफ की बात करूं तो लगभग 92%, मतलब 92-93% से ऊपर वाले बच्चे ही जाते हैं KGMU में। अब है LLRM मेरठ, LLRM मेरठ। इसके बाद में बेटा MLN इलाहाबाद, MLB झांसी, माँ विंध्या सैनी ऑटोनॉमल कॉलेज मिर्जापुर, फिर सिद्धार्थ नगर, फिर झांसी, फिर बस्ती, और बस्ती के बाद में बेटा गाजीपुर और गौतम बुद्ध नगर, और इसके बाद में आपका शाहजहाँपुर। ठीक है ना, ये 29 कॉलेज, और इसके बाद और भी है कुछ, लेकिन इनमें सारे कोर्सेजों में, सारे कॉलेजों में सारे कोर्स नहीं है, ध्यान रखना। फिर अयोध्या, बांदा, आगरा, सहारनपुर, इटावा, है ना। तो ये आपके 34 है। कितने हैं बेटा? 34 है ना, 34 कॉलेज है।
लेकिन इनमें सीटें बहुत ज़्यादा नहीं है। किसी में जैसे डीएमएलटी की 30 सीट है, किसी में 20 है, किसी में 10 है, ऐसे सीटें हैं। अब फार्मेसी के कितने कॉलेज हैं? 4 है फार्मेसी के। जीएसवीएम कानपुर है, एलएलआरएम मेरठ है, एमएलएन इलाहाबाद है, एसएन कॉलेज आगरा है। बस फार्मेसी के 4 ही कॉलेज है। कितने हैं? 4 कॉलेज है फार्मेसी के। ठीक है भाई, बिल्कुल जी। बाकी तो और कोई विशेष बात है नहीं, और बस यही है। मैंने कॉलेज तक आपको बता दिए, और तो क्या करूं। बाकी काउंसलिंग भी कराऊंगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखो बेटा, एक ही वीडियो में सब कुछ बता दिया। ठीक है, एक और वीडियो फॉर्म भर के बता दूंगा, है ना। और बाकी आप सब बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामना। जो ये कोर्स करना चाहता है वही फॉर्म भरना। फिर कह रहा हूँ, यूं ही मजाक मजाक में फॉर्म नहीं भरना है आपको, ठीक है ना। हाँ जी, लगभग 80 से ऊपर परसेंटेज है तो भर देना, भर देना। SC ST का बच्चा है तो 75% तक भी भर देना। और जनरल केयर, OBC केयर, EWS के बच्चे 80 से ऊपर परसेंटेज है तो ही भरना, ठीक है, बिल्कुल। और दूसरी बड़ी बात है बेटा, जो बच्चा BSc नर्सिंग करना चाहता है या GNM नर्सिंग करना चाहता है, उनके लिए बहुत गोल्डन चांस है यूपी के अंदर। अगर आप बायो से हो ना बेटा, मैं तो कह रहा हूँ कोई भी फॉर्म भरना, बट अभी समय जो है ना वो तो BSc नर्सिंग का है। अगर वास्तव में आपका सपना है ना एक शानदार करियर बनाना चाहते हो, तो आज के समय में BSc नर्सिंग से अच्छा कोई कोर्स नहीं है। MBBS से भी ज़्यादा अच्छा स्कोप अगर है ना, तो वो BSc नर्सिंग में है, नर्सिंग ऑफिसर बनने में है। 1 महीने भी 20 दिन ड्यूटी करनी होती है, 8 घंटे की डेली की ड्यूटी होती है, लाख रुपए से ऊपर सैलरी होती है, और भर्तियां इतनी ज़्यादा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। मतलब जो BSc नर्सिंग कोर्स करता है ना, उसकी गवर्नमेंट जॉब पक्की है। और वो गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाहता और अपना खुद का कोई सेटअप लगाना चाहता है या एब्रोड जाना चाहता है, मतलब हर तरह के स्कोप है। नर्सिंग कॉलेजेस में ट्यूटर प्रोफेसर बनना चाहता है, हर तरह के ऑप्शंस हैं। तो अगर आप लोग पहली प्रायोरिटी सोच रहे हो तो BSc नर्सिंग, दूसरी प्रायोरिटी GNM नर्सिंग, और तीसरी प्रायोरिटी पर पैरामेडिकल और फार्मेसी। ठीक है बेटा, मेडिकल फील्ड में ये 4 ही प्रायोरिटी है आप लोगों के लिए। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बहुत मेहनत करके पूरी जानकारी आपको दी है। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करना, और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरह से आपको गाइड करूं, कोर्सेज को लेकर जानकारी दूं, तो आप बच्चों का प्यार, आप बच्चों का सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करता है। धन्यवाद।